नमस्ते विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का हिंदी विषय की इस ऑनलाइन कक्षा में। आज की कक्षा में हम कक्षा 7वीं की पाठ्य पुस्तक वसंत का दूसरा पाठ दादी माँ पढ़ने जा रहे हैं। आज की इस कक्षा में हम इस पाठ का पहला भाग पढ़ेंगे और जानेंगे कि ये पाठ किस संदर्भ में है। हम पाठ पढ़ना शुरू करें उससे पहले हम पाठ का थोड़ा सा परिचय जान लें। इस पाठ के लेखक श्री शिव प्रसाद सिंह हैं और इस पाठ की भूमिका कुछ इस प्रकार है कि शिव प्रसाद सिंह को एक पत्र मिलता है जिसका जिक्र वो बिल्कुल पाठ के अंत में करेंगे। उन्हें वो पत्र मिलता है और उस पत्र को पढ़ने के बाद वे अपने बचपन की यादों में खो जाते हैं, अपने पुराने समय की यादों में खो जाते हैं और एक चेहरा जो उन्हें सबसे ज़्यादा याद है, एक चेहरा जिसे वो बिल्कुल नहीं भूल पाए, वो है उनकी दादी का चेहरा। उन्हें उस पत्र को पढ़कर उनकी दादी याद आती हैं, अपनी दादी के साथ बिताया हुआ समय उन्हें याद आता है। और देखिए किस तरह से वो इस पाठ के माध्यम से ये स्थापित करना चाहते हैं, इस बात को स्थापित करना चाहते हैं कि घर में बुज़ुर्गों की कितनी अहमियत होती है, कितना महत्व होता है, बुज़ुर्गों के रहने से घर में क्या प्रभाव पड़ता है। इसका वर्णन उन्होंने इस पाठ में करने की कोशिश की है। अपनी दादी को याद करते हुए, उनके साथ बिताए हुए समय को यहाँ वर्णन करते हुए वे आपको बुज़ुर्गों के घर में होने से होने वाली चहल पहल और उनके महत्व का दिग्दर्शन आपको कराएंगे। आइए हम पाठ को शुरू करते हैं। लेखक ने यहाँ कहना शुरू किया है, इस समय लेखक के हाथ में पत्र है और लेखक अब पुरानी बातों को, अपने बचपन की बातों को, भूतकाल की बातों को याद कर रहे हैं। कमज़ोरी ही है अपनी, कमज़ोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि ज़रा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी, बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुँह पर तो मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और ज़रा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आँखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। लेखक कह रहा है कि ये मेरी कमज़ोरी है। वो अपनी किसी कमज़ोरी का जिक्र कर रहा है। और क्या है लेखक की कमज़ोरी कि ज़रा सी कठिनाई अगर आ जाए तो बीसों गर्मी और बरसात और वसंत देखने के बाद भी, इस लाइन से हमें लेखक की उम्र का अंदाज़ा हो रहा है। उसने 20 गर्मी देख ली है, लगभग 20 बरसात और 20 बसंत देख लिए हैं, यानी लेखक की आयु 20 वर्ष के आसपास की है। पुराने ज़माने में जब कैलेंडर आदि का प्रचलन इतना ज़्यादा नहीं था तो लोग उम्र याद रखने के लिए मौसमों को आधार बनाते थे। जैसे अगर किसी व्यक्ति ने 50 बसंत देख लिए हैं तो इसका मतलब उसकी आयु 50 वर्ष की हो गई है। तो यहाँ पर 20 गर्मी, बरसात और वसंत देखने का मतलब है कि लेखक की उम्र 20 साल की है। लेखक कह रहा है कि 20 साल का हो जाने के बाद भी, 20 गर्मी, 20 बरसात और 20 वसंत देख लेने के बाद भी ज़रा सी कठिनाई अगर पड़ती है, ज़रा सी मुसीबत आ जाती है तो लेखक का मन सदा नहीं, हमेशा तो नहीं, लेकिन प्रायः अक्सर अनमना सा हो जाता है, यानी विचलित हो जाता है। जब भी थोड़ी बहुत कठिनाई लेखक के सामने आती है तो 20 साल की उम्र गुजार लेने के बाद भी लेखक उस कठिनाई से, उस मुश्किल का सामना आसानी से नहीं कर पाता। हमेशा नहीं, लेकिन अक्सर उसका मन विचलित हो जाता है, वह अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुँह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं। यहाँ पर उन्होंने
इन पंक्तियों में उन्होंने बताया है कि उनके जो मित्र हैं वे भी उनकी इस कमज़ोरी से वाकिफ़ हैं। उनके मित्रों को भी पता है कि लेखक ज़रा सी परेशानी से विचलित हो जाता है, परेशान हो जाता है, इसलिए जो भी उनके शुभचिंतक मित्र हैं, शुभचिंतक यानी भला सोचने वाले मित्र, वो लेखक के सामने तो उन छुट्टियों का जिक्र करते हैं जो आने वाली है, ताकि लेखक प्रसन्न हो जाए। लेखक को प्रसन्न करने के लिए वो छुट्टियों की सूचना देते हैं, क्योंकि छुट्टियों की सूचना से सभी को प्रसन्नता होती है। लेकिन पीठ पीछे वे लेखक की कमज़ोरियों और उसकी ज़रा सी उसके इस कमज़ोरी का मजाक उड़ाते हैं कि वह ज़रा सी प्रतिकूलता से घबरा जाता है। प्रतिकूलता यानी ज़रा सी मुसीबत से घबरा जाता है। उसके मुंह पर, उसके सामने तो वो छुट्टियों की बात करते हैं कि अब छुट्टियां आ रही हैं, घूमने जाना है वगैरह वगैरह, ऐसी बातें जिससे लेखक को प्रसन्नता हो। लेकिन जैसे ही लेखक मुड़ता है, वे लेखक की पीठ पीछे उसकी कमज़ोरियों और उसकी प्रतिकूलताओं से घबराने वाले स्वभाव का मजाक उड़ाने लगते हैं। वे ये कहने लगते हैं कि ये तो ज़रा सी मुसीबतों से घबरा जाता है, और लेखक को ये बात पता है कि उसके दोस्त उसकी पीठ पीछे ऐसी बातें करते हैं। जब लेखक ये बात जानता है तो लेखक कुछ तो सोचता होगा। हाँ, लेखक सोचता है। उसने कहा मैं सोचता हूँ, और क्या सोचता हूँ कि अब कभी उन बातों को नहीं सोचूंगा। सोचने से होता ही क्या है। लेखक उनकी उन बातों को, जो दोस्त उसकी, वो लेखक के जो दोस्त उसकी पीठ पीछे जो उसके बारे में बातें कर रहे हैं, उसके स्वभाव की कमज़ोरी और प्रतिकूलताओं से घबरा जाने वाले स्वभाव का मजाक उड़ा रहे हैं, लेखक सोचता है कि मैं अब इन बातों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचूंगा, और सोचने से होगा ही क्या, क्योंकि ये तो स्वभाव है, और जो स्वभाव है वो रहेगा ही। तो लेखक नहीं चाहता है कि उन बातों को सोचे, लेकिन बरबस यानी अचानक मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ, शीतल किसी की धुंधली छाया उठती है। लेखक कहता है जब भी मैं ऐसा सोचता हूँ कि अब मैं अपनी कमज़ोरियों के बारे में नहीं सोचूंगा, मैं दूसरों के मजाक उड़ाए जाने से परेशान नहीं होऊंगा, तभी बरबस यानी अचानक लेखक की आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ, शरद ऋतु में जो चंद्रमा की किरणें पड़ती हैं वो बहुत स्वच्छ होती हैं, बहुत साफ होती हैं, तो ठीक उन किरणों के समान स्वच्छ, शीतल सी, और वो किरणें बहुत शीतल भी होती हैं, बहुत ठंडी होती हैं, किसी की धुंधली छाया और नाच उठती है। कोई एक शख्स है, कोई एक व्यक्ति है जिसका स्वरूप चंद्रमा की शीतल किरणों के समान स्वच्छ है, और जिसका व्यवहार उन्हीं चंद्रमा की शीतल किरणों के समान शीतल है। तो ऐसे किसी व्यक्ति की एक धुंधली सी छाया, एक हेजी सी पिक्चर उस लेखक की आंखों के सामने नाच उठती है। यानी लेखक को ऐसे समय पर कोई व्यक्ति है जिसकी याद आती है, कोई व्यक्ति याद आ जाता है जिसका स्वभाव बहुत शीतल रहा होगा और जिसका स्वरूप चंद्रमा की शीतल किरणों के समान स्वच्छ रहा होगा। कब याद आता है? जब उसके मित्र उसकी पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाते हैं और जब वह सोचता है कि अब वह इन बातों पर ध्यान नहीं देगा। आइए अब हम इस पाठ में आगे बढ़ते हैं। लेखक कहता है कि मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरें ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साईं की अधगली घासें, घेउर और बनप्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीज सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी से सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। लेखक ने कहा कि उसे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए। क्वार यानी आश्विन का महीना। अब आप पूछेंगे आश्विन का महीना कौन सा होता है, तो आप स्मरण कीजिए ये वो महीना है जिसमें आप नवरात्र मना रहे होते हैं, ये वो महीना है जिसमें आप दशहरा मना रहे होते हैं। ये ठीक सावन के बाद वाला महीना है। सावन ख़त्म हो चुका होता है, यानी बरसात होना बंद हो चुकी होती है और सर्दी आने की तैयारी होती है। सर्दी आई नहीं होती है
और इस क्वार के महीने में, इस आश्विन के महीने में, जो कि लगभग सितंबर अक्टूबर के आसपास आता है, इसमें सूर्य बहुत तेज चमकता है। सूर्य की किरणें बहुत तिरछी होती हैं, बड़ी सीधी होती हैं और वो बहुत तेज़ चमकता है। बड़ी तेज़ चिलचिलाती धूप होती है जो कि बड़ी सुहावनी लगती है, क्योंकि बरसात के बाद पूरा वातावरण गीला हो चुका होता है, हर जगह नमी होती है, उमस होती है, सीलन होती है। तो जब सूर्य की किरणें तेज़ पड़ती हैं और इस वातावरण में समाई हुई नमी को ख़त्म करती हैं तो ये बड़ा सुखद होता है। आप सभी ने देखा होगा कि बरसात के ठीक बाद घर में जो आपकी माता जी हैं, आपकी दादी हैं या बुआएं हैं या बहनें हैं, वो बिस्तर धूप में डाल देती हैं। जो रसोई की चीज़ें हैं जैसे दालें हैं, अनाज हैं, उन्हें धूप में डाल देती हैं, क्योंकि इस समय आश्विन मास चल रहा होता है, क्वार का महीना चल रहा होता है और क्वार की जो धूप होती है वो इतनी तेज़ होती है कि बरसात की नमी से जो बैक्टीरिया या जो कुछ भी नमी चीज़ों में आ गई है वो उनको ख़त्म कर देती है। बिस्तरों में सीलन की वजह से जो बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं उन्हें ख़त्म कर देती है। तो लेखक को क्वार के दिन याद आ रहे हैं, आश्विन के दिन, यानी बरसात के ठीक बाद के दिन। कहता है गांव के चारों ओर पानी हिलोरे ले रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि बरसात ख़त्म हो गई है और गांव के चारों ओर जो तालाब हैं उनमें पानी भर गया है, वे पानी से लबालब भर गए हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि चारों ओर पानी हिलोरे ले रहा है, क्योंकि बरसात अभी अभी ख़त्म हुई है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें। अब देखिए बरसात में क्या होता है, ऊंची जगहों से नीचे की तरफ पानी बहकर आता है। दूर के सिवान से, सिवान ऊंची जगहों को कहते हैं, तो जो दूर की ऊंची जगहें हैं वहाँ से बरसात में पानी बहकर आता है। और पानी अकेला बहकर नहीं आता, अपने साथ कई तरह के बीज, कई तरह की औषधियाँ और भी कई सारे कंकड़ पत्थर वगैरह अपने साथ बहाता हुआ लाता है। तो लेखक कह रहा है कि दूर के सिवान से बहकर आया हुआ पानी मोथा और साई की अधगली घासें लेकर आता है। मोथा और साई ये दो घास के प्रकार हैं। तो ये पानी के साथ बहते हुए आती हैं, तो ये अधगली, आधी गल जाती हैं और आधी साबुत रहती हैं, तो इसलिए उसने इन्हें अधगली घासें कहा है। और क्या बहकर आता है? घेवर और बन प्याज की जड़ें। ऊंचाइयों पर जो खेती होती है वहाँ घेवर जैसी फसलें, एक तरह का ये कंद होता है, और बन प्याज, जंगली प्याज की जड़ें, तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीज, और नाना प्रकार की यानी अनेक प्रकार की जो बरसाती घासें हैं, ऐसी घास जो सिर्फ बरसात में उगती है, ये सब उन घासों के बीज सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। तो जो पानी बहकर आया है ऊपर के इलाकों से निचले इलाकों में, वो अपने साथ मोथा और साई की अधगली घासें लाया है, घेवर और बनप्याज की जड़ें लाया है, और कई प्रकार की बरसाती घासों के बीज लाया है। और अब ये सारी चीज़ें सूरज की गर्मी से खौलते हुए पानी में सड़ गई हैं। पानी ऊपर से नीचे आया है तो कहीं तो इकट्ठा हुआ होगा ना, और ये सारी चीज़ें उस पानी के साथ हैं। और जब क्वार की गर्मी पड़ रही है तो पानी खौल रहा है, गर्म हो रहा है, और उसमें ये घासें, ये घेवर, ये बन प्याज और ये बरसाती घासों के बीज सड़ रहे हैं और सड़कर एक अजीब तरह की गंध दे रहे हैं। लेखक ने बहुत सजीव वर्णन किया है क्वार के महीने का। बरसात ख़त्म हो गई और ऊपरी भागों से बहकर आए हुए पानी के साथ ये जो सारी घासें और जड़ें आई हैं और जो बीज आए हैं, ये सब सड़ करके एक अजीब सी गंध पैदा कर रहे हैं। एक अजीब सी इसे बदबू कहिए या सुगंध तो नहीं कह सकते, लेकिन ये एक तरह की विचित्र गंध है जो कि सामान्य नहीं है। लेखक कहता है रास्तों में कीचड़ सूख गया है। अब तक चूंकि बरसात की वजह से रास्तों में कीचड़ था और अब आश्विन का महीना आ गया है, क्वार का महीना आ गया है, तो सूरज की तेज़ गर्मी पड़ रही है। इस वजह से जो कीचड़ था वो सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। और जो गांव के लड़के हैं, वो जो किनारे हैं, गांव के जो किनारे पर जो जलाशय हैं जिनमें झाग भरा हुआ है। झाग क्यों भरा हुआ है? क्योंकि जब बच्चे धमाके से पानी में कूदते हैं तो उसमें झाग बनता है। तो लेखक ने उस दृश्य का भी वर्णन किया है कि रास्तों का कीचड़ सूख गया है और गांव के जो लड़के हैं वो गांव के किनारों पर जो जलाशय हैं
उनमें उनके कूदने से झाग बन गए हैं, उनमें ज़ोर ज़ोर से कूद रहे हैं, धमाके से कूद रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है, आप देखते होंगे, जहाँ जलाशय वगैरह हैं वहाँ बच्चे अक्सर ऊंची चट्टान से या ऊंची किसी जगह से नीचे तालाब में कूदते हैं और तैरने का आनंद लेते हैं। तो इसी दृश्य का वर्णन लेखक ने यहाँ किया है। अभी थोड़ी देर पहले उसे एक चेहरा याद आ रहा था, लेकिन उस चेहरे को बताने से पहले कि वह चेहरा कौन है, उससे पहले वो अपने गांव में आया है। उसके गांव कल्पनाओं में, अपने ख्यालों में अब वो अपने गांव को देख रहा है और उस समय का वर्णन कर रहा है जिस समय ये सारी घटनाएं होती थी उसके बचपन में। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है। लेखक कह रहा है कि हर मौसम की अपनी अपनी खासियत होती है। ऐसा नहीं है कि कोई मौसम अच्छा होता है, कोई मौसम ख़राब होता है। हर मौसम की अपनी कोई विशेषता होती है। जैसे आषाढ़ में आम और जामुन न मिले, चिंता नहीं। अगहन में चिवड़ा और गुड़ न मिले, दुख नहीं। आषाढ़ के महीने में आम और जामुन नहीं मिले, अक्सर ये आम और जामुन का महीना होता है। आषाढ़ के समय गर्मी पड़ रही होती है, गर्मी का मौसम होता है, और ये आम और जामुन के आने के लिए सबसे उचित समय होता है। ये लगभग आप कह सकते हैं कि ये जो जून का समय है, जून की समाप्ति का समय होता है। पूरा जून जो होता है वो लगभग आषाढ़ मास के आसपास होता है। तो इसमें आम और जामुन बहुतायत से मिलते हैं। लेकिन लेखक कह रहा है आम और जामुन आषाढ़ में यानी मई जून में न मिले तो कोई चिंता नहीं है। अगहन में चिवड़ा और गुड़ न मिले, अगहन यानी मार्गशीर्ष का महीना जो दीपावली के 15 दिन बाद शुरू होता है, तो उसमें चिवड़ा और गुड़ न मिले तो भी दुख नहीं। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले, अफसोस नहीं। चैत्र का जो महीना है उसमें लाई यानी परमल के साथ अगर गुड़ की पट्टियाँ यानी तिलपट्टियाँ न मिलें तो उसे अफसोस नहीं होता, उसे दुख नहीं होता। पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। लेखक कह रहा है कि ये सब न मिलें, लेकिन क्वार के दिनों में अगर इस गंध से भरे हुए झाग भरे जल में कूदने का मौका नहीं मिला तो फिर बहुत बुरा लगता है। यानी लेखक का मन होता है कि वह इस जल में कूद कूद कर नहाए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो उसे बड़ा बुरा लगता है। मैं भीतर हुड़क रहा था यानी अपने आप से हुड़कने का मतलब है अपने आप को झिड़कना, अपने आप से विचलित होना या बहुत ज़्यादा उतावला होना। मैं भीतर से हुड़क रहा था, हुड़कने का अर्थ यहाँ उतावला होना लेंगे हम वो बहुत ज़्यादा उत्साहित था। 2-1 दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। लेखक 1-2 दिन उस तालाब में कूदकर नहाया और नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू। लेखक यहाँ कह रहा है कि उसे हल्की फुल्की बीमारियाँ अच्छी लगती है। सर में थोड़ा सा ज्वर रहे यानी बुखार रहे, ज्वर बुखार को कहते हैं, सर में साधारण दर्द रहे और खाने के लिए नींबू और साबूदाना मिलता रहे तो उसे बड़ा आनंद आता है। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रज़ाई पर रज़ाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। लेखक कह रहा है इस बार जो ज्वर चढ़ा वो रात के 12 बजे उतरा, रज़ाई पर रज़ाई ओढ़नी पड़ी, तब जाकर के आराम मिल सका। ज्वर इस बार हल्का फुल्का नहीं, बहुत ज़्यादा चढ़ा था। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था, दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी उसी झाग वाले जल में जिसका उसने जिक्र किया, जलाशयों में जो जल भरा हुआ है। पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती, सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर सद्यह टपकते हुए जल की शीतलता। आते ही उन्होंने सर पेट छुए, आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा झलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छौंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। लेखक कह रहा है कि जब उसे ज्वर आया, जब उसे बुखार आया और बुखार रात के 12 बजे उतरा,
यानी इस बार बहुत गंभीर बुखार चढ़ा, पहले की तरह हल्का फुल्का नहीं। तो लेखक कह रहा है कि मैं दिन भर चादर लपेटे सोया रहा, और जब वो सो रहा था तब उसकी दादी माँ आई। लेखक उसे देख कर के अनुमान लगाता है कि वे नहाकर आई होंगी उसी झाग वाले जल में। ऐसा अनुमान क्यों लगाया उसका कारण अभी बताएगा कि पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती, पतला दुबला शरीर है दादी का, स्नेह सना हुआ है, स्नेह यानी तेल लगाया हुआ है पूरे शरीर पर, स्नेह कहते हैं तेल को, स्नेह से सना हुआ शरीर है, तेल लगाया हुआ शरीर है, पूरे शरीर पर तेल की मालिश की हुई है दादी ने। सफ़ेद किनारीहीन धोती पहनी हुई है, सफ़ेद धोती उन्होंने पहनी हुई है यानी सफ़ेद साड़ी पहनी हुई है। सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर सद्यह टपकते हुए जल की शीतलता। और सन एक प्रकार का घास होती है जिससे वस्त्र बनाए जाते हैं, जिससे धागा बनाया जाता है, सफ़ेद रंग का होता है। तो सन से सफ़ेद बाल, दादी के बाल बिल्कुल सन की तरह सफ़ेद हो चुके हैं, और उनके सिरों पर वो जो बाल हैं उनके किनारों पर सद्यह टपकते हुए जल की शीतलता है, यानी पानी की बूंदें अभी भी टपक रही हैं। जब कोई नहा कर आता है तो उसके बालों के किनारों पर जल की बूंदें देखने को मिलती हैं। तो इन जल की बूंदों से लेखक ने ये अनुमान लगाया कि दादी शायद नहाकर आई हैं उसी झाग वाले जल में। पतला दुबला शरीर है, शरीर पर तेल की मालिश है, सफ़ेद किनारीहीन साड़ी पहनी है, बालों में सफ़ेदी है, और उन बालों के किनारों से जल टपक रहा है, शीतल जल टपक रहा है। जैसे ही दादी आई तो आते ही उन्होंने लेखक का सर छुआ, पेट छुआ, क्योंकि वह बीमार है। आंचल की गांठ खोली, अपनी साड़ी की गांठ खोली और किसी चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली। ये विश्वास होता है गाँवों में बुज़ुर्गों का कि कहीं किसी मंदिर से विभूति वगैरह लाकर, भभूति वगैरह लाकर या मिट्टी लाकर अगर सिर पर लगाई जाए या मुंह में डाली जाए तो ज्वर आदि ठीक होते हैं। ये एक तरह का अंधविश्वास है, लेकिन गांव के लोग, बुज़ुर्ग लोग ऐसी बातों पर विश्वास करते हैं, और इसी के चलते दादी किसी मंदिर से या किसी अदृश्य शक्तिधारी चबूतरे से, कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा चबूतरा होगा जिस पर शायद किसी शक्ति की पूजा की जाती होगी, तो वहाँ के चबूतरे की मिट्टी लाकर दादी ने लेखक के मुंह में डाली, माथे पर भी लगाई, और दिन रात चारपाई पर बैठी रही। लेखक की चारपाई के पास दादी दिन रात बैठी रही। अब दिन रात बैठी है तो कुछ ना कुछ कर रही है। कभी लेखक के लिए पंखा झलती है, यानी उससे हवा करती है, कभी जलते हुए हाथ पैरों पर कपड़े से सहलाती है। जब बहुत ज्वर होता है, बुखार होता है, तो ठंडे पानी का कपड़ा हाथ पैरों पर लगाया जाता है, तो कभी दादी हाथ पैरों को उस गीले कपड़े से, ठंडे कपड़े से सहलाती है। सर पर दालचीनी का लेप करती है। दालचीनी ठंडी होती है, तो अगर बुखार हो और ज़्यादा तेज़ बुखार हो तो दालचीनी का लेप सिर पर करने से बुखार में राहत मिलती है। तो सर पर दादी दालचीनी का लेप करती हैं। 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती हैं। दादी बार बार छू कर देख रही हैं कि बुखार उतरा या नहीं। थोड़ी थोड़ी देर में, वो 20 बार का अर्थ है थोड़ी थोड़ी देर में, बार बार छू छू कर उस देख रही हैं, ज्वर का अनुमान लगा रही हैं कि बुखार कम हुआ या नहीं। हांडी में पानी आया कि नहीं, हांडी यानी जो बर्तन चढ़ाया हुआ है चूल्हे पर, उसमें पानी आया कि नहीं। पानी आने का मतलब होता है पानी उबला कि नहीं। पानी आना मतलब पानी उबलना। तो दादी यहाँ एक और काम साथ साथ कर रही है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि दिन भर लेखक के पास ही बैठी रहेंगी, और अगर बैठी हैं तो लगातार उनका ध्यान चारों तरफ है। वो उसके ज्वर का अनुमान भी कर रही हैं, बुखार का, और बार बार हांडी में पानी आया, यानी हांडी का पानी, जो चूल्हे पर हांडी चढ़ी हुई है उसके पानी में उबाल आया या नहीं, इसका भी वो ध्यान रख रही हैं। उसे पीपल की छाल से छौंका कि नहीं, उसमें पीपल की छाल का, यानी पीपल की जो तने की जो छाल होती है उसका छौंका लगाया या नहीं, उसका तड़का लगाया या नहीं। खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई। उन्हें इस बात की भी चिंता है, वो पूछ रही हैं, जो लोग रसोई देख रहे हैं, रसोई में जो लोग खाना बना रहे हैं, उनसे बार बार पूछ रही है कि हांडी का पानी उबला या नहीं, पीपल की छाल से उसमें तड़का लगाया या नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल मिली या नहीं। फिर वो किसी से पूछती हैं, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया। बोले ये जो लेखक जो बीमार है, कहीं कोई इसके कमरे में सीधा बाहर से आकर तो नहीं आ गया।
अक्सर ऐसा होता है कि हम प्रिवेंट करते हैं इन चीज़ों को, रोकथाम करते हैं इस बात की कि कोई भी व्यक्ति सीधे बाहर से रोगी के पास ना आए, क्योंकि जो बाहर से आने वाला व्यक्ति है वो अपने साथ धूल मिट्टी कीटाणु जर्म्स लेकर आता है, और वो अगर सीधे बीमार के कमरे में पहुंचेगा तो वो बीमार व्यक्ति को और बीमार कर सकता है। इसलिए दादी सबसे पूछ रही हैं बार बार कि कहीं कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से तो नहीं आ गया। और इस तरह के लाखों सवाल पूछ पूछ कर वो घर वालों को परेशान कर रही हैं। वो सवाल क्या है जो हमने देखे, हांडी में पानी का आना नहीं आना, पीपल की छाल से छौंका या नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल मिली या नहीं, बीमार के घर में कोई आया। ये बुज़ुर्गों का स्वभाव होता है। वास्तव में बुज़ुर्ग छोटी छोटी चीज़ों पर नज़र रखते हैं, घर में होने वाली छोटी छोटी गतिविधियों पर, छोटी छोटी एक्टिविटीज़ पर, क्या हो रहा है, रसोई में क्या हो रहा है, बैठक में क्या हो रहा है, दरवाजे पर क्या हो रहा है, आंगन में क्या हो रहा है, इन सभी गतिविधियों पर, इन सभी एक्टिविटीज़ पर बुज़ुर्गों की नज़र होती है। और जब वो देखते हैं कहीं कोई अव्यवस्था न हो जाए, इसलिए वे बार बार सवाल पूछकर लोगों को सावधान करते रहते हैं। ये सवाल पूछने से वे कभी ये नहीं जताना चाहते कि लोगों को काम करना नहीं आता, बल्कि वो ये चाहते हैं कि जो भी काम हो रहा है वो सही तरीके से हो, ऐसा न हो कि कोई आलस करे, कोई प्रमाद करे और उससे वह काम बिगड़ जाए। इसलिए वे बार बार पूछते रहते हैं कि ये काम हुआ या नहीं, इस काम को ऐसे किया या नहीं, इस काम में ये काम किस स्थिति तक पहुंचा है, किस स्तर तक पहुंचा है। तो ये उनकी आदत होती है कि वो बार बार, ऐसा नहीं होता कि वो एक बार काम सौंपकर फिर जब काम ख़त्म होगा तभी उसके बारे में पूछेंगे। जी नहीं, बुज़ुर्गों का स्वभाव होता है कि वो काम का शुरू से लेकर अंत तक लगातार उसका सुपरविज़न करते हैं, उसका निरीक्षण करते हैं, ताकि जो भी काम घर में हो रहा है, चाहे खाना बनने का हो, चाहे साफ़ सफाई का हो, चाहे कोई लेन देन हो, वो सारे काम सही ढंग से सुव्यवस्थित हो सकें। तो यहाँ दादी जो बार बार प्रश्न पूछ रही है, और हम लोगों को लगता है कि बुज़ुर्ग हमें बार बार प्रश्न पूछकर डिस्टर्ब कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। उनके इस सवाल, बार बार सवाल पूछने के पीछे जो कंसर्न है, जो चिंता है, वो ये है कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो ढंग से करें, अच्छे से करें। तो लोग, लेकिन फिर भी घर वालों का स्वभाव होता है, दादी के प्रश्नों से चिढ़कर घर वाले परेशान हो जाते हैं, लेकिन दादी का प्रश्न पूछना लगातार जारी है। वो प्रश्न पूछने में कोई कोताही नहीं बरतती है, हर तरह का प्रश्न वो घर वालों से पूछती है और घर वाले परेशान होते रहते हैं। तो यहाँ हम इन पंक्तियों में दादी के स्वभाव के बारे में जान रहे हैं कि लेखक की दादी कैसी थी। लेखक धीरे धीरे अपने गांव के माहौल, वातावरण से चलते हुए अपनी दादी के वर्णन तक आया। अब वो अपनी दादी के बारे में बता रहा है और उसने बताया कि दादी का स्वभाव कैसा है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और इस पाठ में आगे क्या विषय वस्तु है उसे जानते हैं। अपनी दादी के बारे में बताते हुए लेखक आगे कहता है कि दादी माँ को गंवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहाँ भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी और विषुचिका के दिनों में रोज़ सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल की धूप, सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है। मैस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सचर की शीशी की तिताई से के डर से बुखार भाग भी जाता है, पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। लेखक कह रहा है कि उसकी दादी को गवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। देखिए, बुजुर्ग व्यक्ति जो हैं वो प्रकृति के आश्रय में रहते हैं, प्राकृतिक वातावरण में रहते हैं, तो प्रकृति में मिलने वाली जो औषधियाँ हैं, जो नेचुरल हर्ब्स हैं, नेचुरल प्राकृतिक जो औषधियाँ हैं, उनकी उनको जानकारी होती है। ठीक इसी तरह लेखक की दादी को भी कई किस्म यानी प्रकार, टाइप्स,
कई प्रकार की दवाओं के नाम याद थे। गांव में जब भी कोई बीमार हो जाता था तो दादी उसके पास पहुंच जाती थी और वहाँ भी वही काम। कौन सा काम? हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना। पहले जाकर देखा तो जाएगा ना व्यक्ति बीमार है तो किस तरह का बीमार है, कितना बीमार है। तो जब भी कोई बीमार होता दादी को चिंता होती और गांव में उसके घर पहुंच जाती और फिर उसका माथा, पेट और हाथ छू कर देखती और फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। फिर दादी तरह तरह के अनुमान लगाती। कभी कहती भूत लगा है, कभी कहती मलेरिया हुआ है, कभी कहती है सरसाम की बीमारी हुई है, कभी निमोनिया का अनुमान लगाती। चूँकि दादी डॉक्टर नहीं है इसलिए दादी विश्वास के साथ नहीं बता सकती, कंफर्म नहीं बता सकती कि कौन सी बीमारी हुई है। लेकिन दादी उस बीमार व्यक्ति के लक्षण देखकर, उस बीमार व्यक्ति की हालत देखकर जैसा दादी को उचित लगता उसी बीमारी का नाम ले देती कि शायद तुम्हें यह बीमारी हुई है। हो सकता है तुम्हें कोई भूत लगा हो सकता है तुम्हें मलेरिया हुआ हो सकता है तुम्हें सरसाम या निमोनिया हो गया हो। लेकिन जिस भी बीमारी का नाम वो लेती उस अनुमान में भी बड़ा विश्वास होता था, उस अनुमान को भी वो बड़े विश्वास के साथ कहती थी। होता वो अंदाज़ा था लेकिन उसमें उनका विश्वास होता था कि मैं लगा तो अंदाज़ा रही हूँ लेकिन बीमारी यही होगी। तो ये बुज़ुर्गों का अनुभव है। उन्होंने एक उम्र गुजारी है और ऐसी न जाने कितनी बीमारियां, न जाने कितनी परिस्थितियों का सामना किया है। तो उनके अनुमान भी लगभग सही होते हैं। उनके अनुमान में किसी भी प्रकार का खोट नहीं होता, वे लगभग सही होते हैं। महामारी और विषुचिका के दिनों में रोज़ सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार गुग्गल की धूप। जब महामारी फैलती, जैसे अभी आप वर्तमान 2020 में देख रहे हैं कि कोरोना की महामारी फैली हुई है, ऐसे पुराने ज़माने में भी महामारी फैला करती थी। एक बीमारी जो एक तरफ से कई लोगों को संक्रमित कर देती थी उसे महामारी कहते थे। और विषुचिका, ये विषुचिका वायरल है, जिसे आप वायरल फीवर कहते हैं, वही विषुचिका है। तो वायरल फीवर लगभग बरसात के दिनों में आसपास होता ही है, फैलता ही है। तो जब भी महामारी या विषुचिका, ये वायरल के दिन आते तो दादी रोज़ सवेरे स्नान के बाद लवंग यानी लौंग और गुड़ को मिलाकर जल की धारा देती और गुग्गुल की धूप देती। देखिए, लौंग भी औषधि है, गुड़ भी औषधि है। गुग्गुल और धूप, गुग्गुल में बड़े औषधीय गुण होते हैं। गुग्गुल का पौधा जिस घर में हो वहाँ मच्छर नहीं आते। अजीब तरह की गंध होती है गुग्गुल के पौधे की, जिससे मच्छर दूर भागते हैं। उस गुग्गुल की जब धूप दी जाती है तो जो वातावरण में वायरस हैं, जो वातावरण में बीमारी फैलाने वाले कीटाणु हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। तो दादी महामारी और वायरल के दिनों में सवेरे उठकर स्नान करती और उसके बाद लवंग और गुड़ से मिश्रित जलधार देती, गुग्गुल की और धूप किया करती, गुग्गुल को जलाकर उसका धुआं किया करती। सफाई कोई उनसे सीख ले। आप देखिएगा अपने घर के बुज़ुर्गों को, बड़े सफाई पसंद होते हैं। ज़रा सी कहीं धूल मिट्टी दिखे तो टोक देते हैं। ये उनका स्वभाव है, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन उस स्टैंडर्ड से जिया है जहाँ उन्होंने बहुत साफ़ सुथरा जीवन जिया है। बाहरी अपने शरीर की सफाई के साथ साथ वो बाहरी परिवेश की सफाई पर भी बराबर ध्यान देते हैं। तो लेखक कह रहा है सफाई कोई उनसे सीख ले, कितनी साफ़ सफाई से रहना है। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे पागल हो जाती। कभी दवाई में देर हो जाए, मिश्री या शहद खत्म हो जाए, चादर या गिलाफ यानी पिलो कवर वगैरह जो होते हैं, अगर ये नहीं बदले जाएं तो वो पागल हो जाती। ये भी बुज़ुर्गों का स्वभाव है। उन्हें किसी भी काम में ज़रा सी अव्यवस्था पसंद नहीं होती। दवा में देर क्यों हो, दवा समय से खाने का विषय है, समय से खाई जाए। मिश्री और शहद ये औषधीय गुण हैं, औषधीय गुणों से युक्त चीज़ें हैं। मिश्री हमेशा घर में होनी चाहिए, शहद हमेशा एडवांस में रखा होना चाहिए, क्योंकि यदि मुंह में छाले हो जाएं या खांसी सर्दी ज़ुकाम हो जाए तो शहद काढ़ा वगैरह बनाने में बड़ा काम आता है, मिश्री के साथ बड़ा काम आता है। कभी मिश्री का एक बड़ा उपयोग और है, जब कभी कड़वी दवा खानी होती है तो उसे मिश्री के साथ खिलाया जाता है। तो ये चीज़ें घर में रहने वाली चीज़ें हैं अनिवार्य रूप से। तो अगर ये ख़त्म हो जाए तो बुरा लगता है उन्हें। चादर या गिलाफ नहीं बदले जाएं तो जैसे वो साफ़ सफाई पसंद करते हैं, तो अगर आप चादर समय से नहीं बदलेंगे, पिलो कवर्स, गिलाफ नहीं बदलेंगे
तो उनका पागल होना लाजमी है, उन्हें गुस्सा आना लाजमी है, क्योंकि बुज़ुर्गों ने, हमारे जो घरों में बुज़ुर्ग होते हैं, चाहे आप अपनी दादी को देखिए, आप अपने दादा को देखिए या नाना नानी को देखिए, उन्होंने अपना जीवन बहुत व्यवस्थित, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से जिया है। और अगर आप उस सिस्टम को ज़रा सा भी बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, ज़रा सी भी अव्यवस्था उस सिस्टम में करते हैं, तो वो उसके साथ अकोमोडेट नहीं हो पाते, वो उसके साथ व्यवस्थित नहीं हो पाते, और ऐसे में उनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। उसी चिड़चिड़े स्वभाव के लिए लेखक ने कहा है कि अगर ये सारी बातें होती तो वे पागल हो जाती थी। बुखार तो मुझे अब भी आता है, लेखक कह रहा है कि बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मैस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू। लेखक कह रहा है बुखार तो अब भी आता है, नौकर पानी गर्म करके दे जाता है, और जो मैस महाराज है, यानी जो मैस में खाना बनाने वाला कुक है, वो अपने मन से बनाकर खिचड़ी या साबूदाना वगैरह दे जाता है। डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं, नाड़ी यानी नब्ज़, पल्स देख जाते हैं। नाड़ी पल्स को कहते हैं, जो हाथ में चलती है, दाएं हाथ में दाईं तरफ और बाएं हाथ में बाईं तरफ। आप छू कर देखेंगे तो आपको चलती हुई नब्ज़ अनुभव हो जाएगी। दाएं हाथ में दाईं तरफ देखिए, राइट हैंड में राइट साइड, लेफ्ट हैंड में लेफ्ट साइड पर देखिए। तो डॉक्टर आते और वो पल्स देख कर चले जाते। और क्या करते डॉक्टर साहब? कुनैन मिक्सचर की शीशी के तिताई के डर से बुखार भाग जाता। डॉक्टर साहब कुनैन की दवा देकर जाते। क्विनीन मलेरिया को भगाने वाली दवा है, सिनकोना नामक पेड़ की छाल से मिलती है और बड़ी कड़वी होती है, माशाअल्लाह कड़वी होती है। इतनी कड़वी होती है कि उसकी तीताई के डर से, तीताई यानी उसके कड़वेपन के डर से बुखार भाग जाता। लेखक को दवा खाना दूर, केवल उस कड़वे स्वाद का अनुमान भी करता, उसका डर भी मन में आता तो बुखार चला जाता। इतनी कड़वी कुनैन की दवाई होती है। तो डॉक्टर साहब आते, कुनैन दे जाते और उस कुनैन की तीताई के डर से, उसकी कड़वाहट के डर से बुखार भी चला जाता। पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। लेखक कह रहा है मुझे ऐसा बुखार अच्छा नहीं लगता, मुझे ऐसी बीमारी अच्छी नहीं लगती। लेखक कह रहा है कि इससे अच्छा तो वो था कि जब हम गांव में बीमार होते थे तो दादी किस तरह हमारा ध्यान रखती थी, दादी किस तरह हमारी चिंता करती थी, दादी किस तरह हमारे स्वस्थ होने की कामना करती थी और हमें स्वस्थ करने के लिए क्या क्या जतन करती थी, क्या क्या कोशिशें करती थी। तो तब लगता था कि शायद बीमार होना भी सुखद है, क्योंकि जब व्यक्ति बीमार होता है तो उसकी सेवा करने वाले लोग, घर के जितने लोग हैं वो सब उसकी सेवा में लग जाते हैं। तो लेखक को उस समय का बीमार होना ज़्यादा अच्छा लगता है अपेक्षा इसकी कि अब जब वो वर्तमान में बीमार होता है और तब कोई उसकी सेवा शुश्रूषा करने वाला नहीं है। मैस महाराज खिचड़ी पर अपने मन से कुछ भी बना कर दे जाते हैं, डॉक्टर साहब एक रेगुलरली आते हैं, नब्ज़ चेक करते हैं और कुनैन देकर चले जाते हैं। लेखक को इसमें कोई उत्साह नहीं आता, कोई रोमांच नहीं होता। लेखक के लिए बचपन का वो बीमार होना, बचपन का वह ज्वर होना, चाहे वो हल्का ज्वर हो, चाहे हल्का सिरदर्द हो, वह अधिक रोमांचक होता था, अधिक उत्साहित करने वाला होता था। तो यहाँ लेखक ने बीमारी का भी एक बहुत सकारात्मक पक्ष प्रस्तुत किया है और इसमें अपनी दादी की भूमिका को उल्लेखनीय रूप से उल्लिखित किया है, बताया है। विद्यार्थियों, इस पाठ के पहले भाग में हम अभी यहीं तक पढ़ रहे हैं। इसके बाद का भाग, इससे आगे का पाठ हम वीडियो के दूसरे भाग में पढ़ेंगे।